मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो 12th क्लास फिजिक्स में आपका चैप्टर जो था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको गोस थ्योरम के एप्लीकेशंस कराए थे। 3 पार्ट हो गए थे उसके। आइए 4th एंड लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद कोई एक आध बचा होगा कुछ टॉपिक तो देख लेंगे, बाकी चैप्टर लगभग कंप्लीट सही है। तो हेडिंग डालें, गोस थ्योरम का एप्लीकेशन चल रहे हैं। मेन हेडिंग तो आपकी वही है। तो हेडिंग क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अब स्फेयर के कारण निकालना है ना, ये स्फेरिकल सेल। देखो कई सारी यहाँ पे शेप रहेंगी तो बता देता हूँ उनमें अंतर क्या है। ध्यान देना, पहले हेडिंग से पहले भी शेप के अंतर को समझ लो। एक है आपका स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है, और एक है आपका होलो स्फेयर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए आप लोग। स्फेरिकल सेल जो होता है ना, देखो होलो स्फेयर जो है इस तरीके से होगा, ये होलो स्फेयर है। लेकिन जो स्फेरिकल सेल है यानी होलो स्फेयर कैसा है? बस एक परत है बारीक सी, है ना, और अंदर से पूरा खोखला है, होलो है, ठीक है। और जो सेल है, सेल किसे कहते हैं? स्फेरिकल सेल में बस ये जो परत है ना ये थोड़ी मोटी हो जाएगी, 2 लेयर वाली इस तरीके से हो जाएगी ना, तो इस तरीके से परत हो जाती है। तो यानी बात समझ में आई आपको? तो जिसमें लेयर हो, परत हो, वो क्या है? आपका सेल है। तो यानी जिसमें परत रहती है ये, है ना, ये वाली परत, तो ये क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा, स्फेरिकल सेल। क्योंकि सेल कैसा है? स्फेयर की शेप का है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसे? स्फेरिकल सेल। इसमें परत होती है ना, लेकिन ये परत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो ये कैसा स्फेरिकल सेल है? थिन स्फेरिकल सेल है। बात समझ आई? और यदि ये परत भी ना हो तो होलो स्फेयर है। तो ये जो डेरिवेशन हम करेंगे थिन स्फेरिकल सेल के लिए करेंगे या होलो स्फेयर के लिए करेंगे, तो दोनों में से किसी एक के लिए करो तो दोनों के लिए कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। और एक बात और, देखो थिन स्फेरिकल सेल हो चाहे आपका होलो स्फेयर हो, ये दोनों ही चाहे कंडक्टिंग हो, कैसे हो? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग तो आप समझते हैं, है ना, यानी कंडक्टर। और चाहे दोनों ही नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों के लिए एक ही बात है, ठीक है। यानी कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग होलो स्फेयर हो तो भी डेरिवेशन यही रहेगा। नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल हो, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर हो तो भी सेम रहेगा, ठीक है। या कंडक्टिंग एक ये हो और एक नॉन कंडक्टिंग ये हो तो भी सेम रहेगा। कुल मिला के बात ये है, ये दोनों चाहे है ना, ये दोनों चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और चाहे इनमें से एक कंडक्टिंग हो और एक नॉन कंडक्टिंग हो, डेरिवेशन सेम रहना है। क्यों? देखो इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, मतलब तो चार्ज यदि इसके भीतर दिया जाता है ना किसी पॉइंट पे, तो इसकी एक नेचर होती है, वो जो चार्ज है वो अंदर ना रुक के कहाँ जाता है? सारा सारा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। सारा चार्ज कहाँ जाता है? सरफेस पर, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर से खोखला भी तो है, ठीक है। तो नॉन कंडक्टिंग हो चाहे कंडक्टिंग हो, चार्ज इसमें केवल किस पर रहता है? सरफेस पर ही रहता है और कहीं नहीं रहता। तो बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण निकालना है हमें? ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू चाहे कंडक्टिंग हो, है ना, और चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। तो ऑब्लिक लगा रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, क्या या तो ये या ये थिन स्फेरिकल सेल हो, या तो ठीक है। इसकी हेडिंग समझना भी है ना मेन बात है। तो थिन स्फेरिकल सेल हो या क्या हो? होलो स्फेयर हो। बताओ कोई दिक्कत हो तो? या क्या हो? होलो स्फेयर। यहां तक बात समझ आई? तो ये आपका क्या था? आपकी हेडिंग थी ये। हाँ एक बात वो है, सॉलिड स्फेयर के लिए भी ये डेरिवेशन हो जाएगा बिल्कुल सेम, लेकिन सॉलिड स्फेयर में ऐसा नहीं होना कि सॉलिड स्फेयर चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। तो सॉलिड स्फेयर केवल ऐसा होना चाहिए, यानी कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। तो यदि सॉलिड स्फेयर कैसा हो? कंडक्टिंग। तो देखो सॉलिड स्फेयर है, अब
कंडक्टिंग, है ना। तो सॉलिड स्फीयर देखो, अब सॉलिड स्फीयर है तो अंदर से ये खोखला नहीं है, ठोस है, तो इसके भीतर या कहीं भी, है ना, किसी भी पॉइंट पे आप चार्ज दोगे तो ये कैसा है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग में क्या होता है, एक स्थान का जो चार्ज है वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है ना। तो किसी भी पॉइंट पे चार्ज दोगे तो सारा जो चार्ज है वो फैल करके कहाँ जाएगा, इसके सरफेस पर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग ले तो मान लो यहाँ पे चार्ज दिया आपने तो वो सरफेस पे नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी तब कब सेम होगी, प्रॉपर्टी तब सेम होगी जब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो किसी भी पॉइंट पे चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहाँ फैल जाएगा, इसके सरफेस पर। और इन दोनों है के लिए भी चार्ज कहाँ है, सरफेस पर है। तो कंडीशन तीनों के लिए सेम होनी चाहिए कि चार्ज कहाँ है, केवल सरफेस पर है, भीतर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो जाता, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो जाता तो इसके भीतर किसी भी पॉइंट पे चार्ज देते तो वो चार्ज वहीं रह जाता है ना, सरफेस पे ना आता, तो फिर ये डिफरेंस हो जाता ना। तो इसके लिए मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए डेरिवेशन अलग है, और है ना कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो है वो इन दोनों के जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी हेडिंग में ये दोनों तो आएंगे ही, और साथ में क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये डेरिवेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देखो तो एक हेडिंग क्या हो जाएगी, ऑब्लिक करके कर रहा हूं, है ना, या तो कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल हो, या नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल हो, या कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, ठीक है। या आपका हो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, अभी मैंने समझाया, या क्या हो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो आपको। तो ये आपकी हेडिंग थी, है ना, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आपको हेडिंग समझ में आ गई होगी। आइए इस डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो तीन कंडीशन में निकालेंगे। एक तो जो स्फेरिकल सेल है, और देखो एक बात मान के चलेंगे, चाहे इसके लिए आ जाए तो जो वर्ड मैं लेके चल रहा हूँ बस उस वर्ड को, है ना, मैं लेके चलूंगा थिन स्फेरिकल सेल, इसके लिए मैं डेरिवेशन करूंगा। और चाहे आपका होलो स्फीयर आए तो आप थिन स्फेरिकल सेल की जगह वो लिख देंगे, और ये आता है तो फिर ये लिख देंगे, ठीक है। तो एक तो मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे शब्द तो लेके चल नहीं जा सकते, है ना। तो मान के चलो थिन स्फेरिकल सेल है आपका, तो थिन स्फेरिकल सेल बना लो इस तरीके से, ना, थिन स्फेरिकल सेल। तो थिन स्फेरिकल सेल या इसकी जो परत है ना वो बहुत पतली है, तो है ना, ज़्यादा परत वगैरह कुछ नहीं बनानी। तो ये थिन स्फेरिकल सेल है आपका। अब ये जो थिन स्फेरिकल सेल है इसका सेंटर मान लो, क्या मानो, सेंटर ओ मान लो, है ना। तो इसका सेंटर ओ मान लेंगे, और थोड़ा नीचे को बनाते हैं, काफ़ी बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या है आपका, ओ हो जाएगा, और जो इसकी रेडियस है वो मानो आप कैपिटल आर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और आपको पता है इसके जो सरफेस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके सेंटर को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जो इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। इससे सेंटर, यानी इसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है, जो इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आई। तो ये आपका डायग्राम है, लेकिन डायग्राम के बारे में जो नॉर्मल बातें हैं वो तो आप लिख देंगे अभी ही, और बाकी इसके तीन केस बनेंगे। एक बार तो आप जो पॉइंट पी है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस स्फीयर के बाहर मानेंगे, एक बार, है ना, भीतर मानेंगे, और एक बार सरफेस पे ही मानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज बोल देता हूँ, आपको लिखना है लेट अस कंसीडर, है ना, किसी के भी लिख कर लो, ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इट्स सेंटर, है ना, दिस चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स सरफेस, ठीक है, इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो देन, तो फर्स्ट जो है आपकी हेडिंग, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो निकालना है आउटसाइड, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के आउटसाइड निकालना है, यानी जो सरफेस है ना इसका, ये वाला जिस पर चार्ज है बिखरा हुआ, उसके बाहर।
तो पॉइंट P मानना पड़ेगा। तो पॉइंट P मान लो आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंट P के चारों ओर आप क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस खींचते हैं, क्योंकि ये क्या है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, है ना। तो चारों तरफ आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो गॉसियन सरफेस क्या है, यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, यहाँ क्या है, स्फेयर है, स्फेयर, ठीक है। ये क्या है, स्फेयर। गॉसियन सरफेस का नाम क्या है, स्फेयर। तो इसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है ना, जो पॉइंट P के चारों ओर ड्रॉ किया जाता है, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एक मिनट जरा रुकिए, लाइट चली गई है, ठीक है, आपको दिख रहा है तो देख लेंगे। ये क्या है, आपका गॉसियन सरफेस है ना। ये इमेजिनरी सरफेस होता है जो पॉइंट P जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसके चारों ओर ड्रॉ किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। और देखो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, मान लो कैपिटल A होगा, तो जो इसका स्मॉल एरिया मानेंगे ना इस तरीके से, वो मान लो कितना है, DA। तो आपको पता है सरफेस के क्या रहता है, वेक्टर DA परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर DA जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो भी इस तरह इधर ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर दूर चलती हैं। तो यहाँ पर वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये केवल किसके लिए चल रहा है, आउटसाइड द सरफेस। और ये जो पॉइंट P है ये मान लो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, ये कैपिटल P जो पॉइंट है आपका वो सेंटर से मान लो कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस ज़्यादा है कैपिटल R डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो ब्रैकेट में आप ये भी लिख देंगे स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका डायग्राम था बिल्कुल किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फर्स्ट केस का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डेरिवेशन के फर्स्ट केस का डायग्राम था ये। और फर्स्ट केस क्या है आपका, आउटसाइड द सरफेस। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक, ठीक है। तो आउटसाइड द सरफेस वाला डेरिवेशन कर लेते हैं, है ना। तो ये डायग्राम तो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी लैंग्वेज आपको क्या लिखनी है। फर्स्ट केस है में डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखना है, आपको लिखना है लेट कैपिटल P बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द थिन स्फेरिकल सेल। क्लियर है। इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, एट विच वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो बस केवल, ठीक है। तो लेट DA कैपिटल A BA बी द स्मॉल एरिया एंड एट पॉइंट P द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DA इज 0 डिग्री, ठीक है। बस इतना कहना है। आइए फिर देख लेते हैं। देन इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, देन देखो यहाँ क्या करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे लेकिन गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालना है, आपने पढ़ा है, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है ये फोर्थ। तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया निकालते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो कंप्लीट एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो यानी देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ठीक है, आपको दिख रहा है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू THROUGH, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया जो आपका DA है, आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d phi E इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, ठीक है। तो आप एक बात देख के बताएं, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो d phi E कितना आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा EDA cos 0, और cos 0 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, 1 होती है। तो d phi A आ जाएगा आपका
EDA। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर हो जाएगा ना कंप्लीट एरिया, कैपिटल ए से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, आप लिख लेंगे पूरा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया। ठीक है, उधर का शायद दिख ना रहा हो आपको, ठीक है, थोड़ी चोंद है उधर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट एरिया। तो देखो ये जो है D तो खत्म हो जाएगा क्योंकि D क्या है, स्मॉल के लिए आता है, तो फाई E बचेगा और इंटीग्रल करना है। लेकिन ये सरफेस कैसा है, क्लोज्ड है, बंद है बिल्कुल। तो कौन से वाला इंटीग्रल लेना है, क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना। लाइट आ गई है, 1 मिनट रुकिए जरा। तो क्लोज्ड इंटीग्रल आपको लेना है। तो क्लोज्ड इंटीग्रल का सिंबल ये होता है जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे, है ना, इस तरीके का। तो ये हो जाएगा EDA। ठीक है, EDA। अब देखो क्या करना है, फाई E की वैल्यू रखो आप कहाँ से, गॉस थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो बिकॉज फाई E जानते हैं आप क्या होता है, 1/ε0 इंटू Q होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखो 1/ε0 इंटू Q, और ये E तो बाहर आ जाएगा, और क्लोज इंटीग्रल DA। क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आर, है ना, अपोजिट टू ईच अदर, सो दे विल कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये बचेगा, देखो क्या, इधर देख लेते हैं, 1/ε0 बचेगा, और Q एज इट इज, और ये E, और ये बचेगा A। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे एरिया का वैल्यू रखनी है, और आप जानते हैं एरिया किसका लेना है, एरिया आपको इस सरफेस का लेना है, गॉसियन सरफेस का, क्योंकि यही तो है DA यही तो था। तो DA इस बड़े वाले काल्पनिक यानी इमेजिनरी सरफेस का एरिया लेना है, जिसका नाम गॉसियन सरफेस है। ठीक है, क्योंकि DA इसका है तो कंप्लीट A भी इसका ही होगा। इसका मतलब है एरिया किसका लेना है, स्फेयर का। ये जो सरफेस है आपका गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल तो है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का एरिया होता है, आप जानते होंगे, 4πr²। तो R कौन सा लेना है, स्मॉल r लेना है, क्योंकि बड़े वाला जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल r²। तो ये आ जाएगा 1/ε0 इंटू Q, और यहाँ आ जाएगा E, और इंटू में 4π स्मॉल r²। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो देखो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 इंटू स्मॉल Q अपॉन स्मॉल r²। तो ये आपका डेरिवेशन आया है, और ये आपको जाना पहचाना सा लग रहा होगा क्योंकि आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो डेरिवेशन भी यही होता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी गोले पर, किसी स्फेयर पर यदि बिखरा हुआ है चार्ज, इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो चार्ज सारा कहाँ रखा है, सेंटर पर रखा है। तो ये बात दोनों तरफा को है, सेंटर पर कोई चार्ज दोगे तो वो कहाँ फैल जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा, है ना। केवल इनके लिए, जो ये है ना, जिनके लिए बात हो रही है ना, यानी इसके लिए और इसके लिए। तो सेंटर पर चार्ज दोगे तो सारे में फैल जाएगा सरफेस पे। और सरफेस का चार्ज कैसे समझा जाता है, जैसे सेंटर पे रखा हो, क्योंकि डेरिवेशन वही आ रहा है जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो ये है, इसके नीचे लिख देना, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ, ये इसका एक एक्सप्रेशन और आएगा, उसे और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट करें, इसके बाद इसका एक एक्सप्रेशन और निकालेंगे हम। तो एक काम करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, E का फॉर्मूला आपको समझ में आया। अब देखो एक फॉर्मूला और जानते हैं आप, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज देखो है, चार्ज जो है कहाँ पे फैला हुआ है, सरफेस पर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो देखो यहाँ से Q जो है आपका कितना जाएगा, सिग्मा इंटू A। और एरिया देखो, चार्ज इस सरफेस है ना, बाहर वाले सरफेस पर चार्ज नहीं है, तो एरिया भी आप किसका लेंगे, इस सरफेस का, यानी इस स्फेयर का, यानी स्फेयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4πR²। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πR²।
साइड में लिख दो, बिकॉज ए इज इक्वल्स टू क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर बिखरा हुआ है, छोटे वाले यानी रियल वाले स्फीयर पे, और उसकी रेडियस है कैपिटल आर। वहाँ पे एरिया किसका था, है ना, उस गॉसियन सरफेस का, क्योंकि डी ए उसका था तो कैपिटल ए भी उसी का रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे क्या लिया था, स्मॉल आर। क्योंकि वैल्यू यहाँ रख दो, एक एक्सप्रेशन और बन जाएगा, सो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और सिग्मा और 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू रख दी, और अपॉन में आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर, तो 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ई का आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस मैंने करा दिया है। ये क्या है, आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड द सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो दो एक्सप्रेशन हैं आपके, दोनों आप अच्छे से लर्न करेंगे, है ना, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन आपके लर्न होने चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए, ये भी ना हो तो ये फर्स्ट केस था, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, इसके 2 केस और हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से यहाँ तक तैयार कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।